कहीं कोई चुपचाप सपनों के परों पर उड़ जाता है, तो कोई खामोशी से दूसरों के दर्द को अपना बना लेता है। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया। लाइफलाइंस ऑफ इंडिया में आइए सुने उन अनमोल किरदारों की कहानी जो सिर्फ नायक नहीं बल्कि हमारे जीवन के असली मसीहा हैं। हर दीवार के पीछे एक कहानी छुपी है, कभी मुस्कुराहट की तो कभी टूटे हुए सपनों की, कभी खिलखिलाती दोपहरों की तो कभी सन्नाटों से भरी रातों की। पर क्या हो अगर वही दीवारें जो हमें बचाती हैं हमारी चुप्पी की गवाह बन जाएं? क्या हो अगर घर एक पनाह नहीं एक कैद बन जाए? भारत में हर 3 में से 1 महिला कभी न कभी घरेलू हिंसा का शिकार बनती है। हर 5 मिनट में 1 महिला पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है और कितनी तो चुप रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है घर की बात घर में रहे। घरेलू हिंसा सिर्फ एक थप्पड़ नहीं, ये एक ऐसी चुप्पी है जो हर दिन चीखती है पर सुनाई नहीं देती। ये दर्द केवल शरीर में नहीं होता, ये मन को गला देता है, आत्मसम्मान को कुचल देता है और कभी कभी जिंदगी तक छीन लेता है। आज बॉक्स एफएम पर हम इस चुप्पी को आवाज देने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने 41 वर्षों तक सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि समाज की भी नब्ज को समझा है। डॉक्टर रामावतार शर्मा। डॉक्टर रामावतार शर्मा एक जनरल सर्जन और एक संवेदनशील समाज सेवी। डॉक्टर शर्मा हमें बताएंगे कैसे घरेलू हिंसा का असर शरीर से कहीं आगे मन, आत्मा और अगली पीढ़ियों तक जाता है। कैसे चोट सिर्फ आंखों से नहीं दिखती, कई बार वो मुस्कान के पीछे छुपी होती है। और कैसे हम, आप, मैं, समाज इस चुप्पी को तोड़ सकते हैं, बदलाव के वाहक बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक बेहद जरूरी संवाद के लिए, घर, हिंसा और बदलाव की उम्मीद पर, जहां हम सवाल पूछेंगे, जवाब ढूंढेंगे और एक नई सोच की शुरुआत करेंगे, सिर्फ बॉक्स एफएम पर। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं डॉक्टर रामावतार शर्मा जी का। डॉक्टर रामावतार शर्मा। स्वागत है सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम पर इस खास शो में जिसका नाम है हेल्थ बॉक्स। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रामावतार सर। मैं अमायरा आपके साथ जुड़ी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही संवेदनशील विषय पर। अक्सर कभी कभी जहाँ से सबसे ज़्यादा दर्द मिलता है ना, वो वही जगह होती है जहाँ सबसे ज़्यादा प्यार भी मिलता है, यानी कि घर। हम उस खामोश हिंसा की आज बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, जिसकी वजह से वो और मजबूत होती जाती है। होती तो 4 दीवारों के अंदर है लेकिन असर पूरी ज़िंदगी पर छोड़ती है। देखिए, यहाँ पर अचानक मुझे कवि दुष्यंत का एक गीत है, उसकी 2 लाइनें याद आ गई। मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठोर ठिकाने आएंगे। तो घरों में जो भटकाव है, घरों का जो माहौल और जो वातावरण है, वो हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करता है, उसके बारे में हम लोग कभी तसल्ली से बैठ के मूल्यांकन ही नहीं करते। तेज़ी से बढ़ते हुए जो हमारा जो जीवन का आवश्यकताएं हैं, जीवन का प्रवाह है, उसमें हम कभी अपने बारे में ठहर के कभी सोचते ही नहीं हैं। एक उम्र तो निकल जाती है करियर बनाने के अंदर, फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के अंदर, फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और जिस दिन हम रुक के देखते हैं तो वो रविंद्रनाथ ठाकुर की कही हुई एक बात है, वहाँ पर आके जीवन सिमट जाता है। जब उनकी मृत्यु बिल्कुल सन्निकट हुई तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने कहा कि हे ईश्वर, अभी तो चादर बिछी थी और तुमने समेट ली। तो हम हमारे घरों में इतने उलझे हुए रहते हैं, एक दूसरे के प्रति इतने हिंसक रहते हैं कि वो हिंसा हमें नॉर्मल लगने लग गई। मतलब दुख की बात यह है कि वो हिंसा हमें
सामान्य लगने लगी, और उसके जो बहुत सारे पक्ष हैं उनके ऊपर हम आज थोड़ी बात करेंगे, सो दैट थोड़ा समाज में चेतना फैले और आदमी अपने स्वयं का विश्लेषण करे अपने व्यक्तित्व का कि मैं खुद इस चीज़ के लिए कितना जिम्मेदार हूँ। क्योंकि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि मैं खुद एक बड़ा हिंसक व्यक्ति हूँ और हमारा व्यवहार है वो दूसरों पर किस तरह का प्रभाव डाल रहा है। तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, तो हम एक एक जो उनका जो क्षेत्र है उसके ऊपर थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे। जी सर, हिंसा जो है वो होती तो चार दीवारी के अंदर है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो फिजिकल हो, लेकिन उसका शोर जिंदगी भर सुनाई देता है। क्यों नहीं लोग खुल के इस पे बात करते, क्यों डरते हैं, जबकि टॉर्चर हो रहे हैं अंदर ही अंदर? उनको ये लगता है कि इन चीज़ों का कोई समाधान नहीं है और ये जीवन का एक हिस्सा है, जबकि वो जीवन का हिस्सा न तो हैं और न होना चाहिए। आवाज़ नहीं उठाने का बड़ा परिणाम होता है। अभी मैं एक अमेरिका में लिखा हुआ उपन्यास पढ़ रहा था और वो सत्य पे आधारित था, सत्य घटना हुई, और उस उपन्यास का नाम है इफ़ यू टेल, यदि तुम बता दोगे तो एक महिला थी, उसकी माँ बहुत ही सख्त मिजाज औरत थी, बड़ी ही घमंडी थी, ऐसे उसकी दादी थी, और वो बहुत छोटी थी तो उसकी माँ ने उसके फादर को छोड़ दिया, लड़ झगड़ के चली गई, डिवोर्स दे दिया और अलग तरीके से इसे रहने लग गई। वो हिंसक ज़िंदगी, मतलब पास पड़ोसियों से सबसे लड़ना झगड़ना, उसका प्रभाव उस लड़की पे भी आया। बचपन में उसने काफ़ी शरारतें की, लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो उसने 4-5 तो शादियाँ करी, हर हस्बैंड को छोड़ के भाग जाती वो, या हस्बैंड छोड़ के भाग जाता, इतनी हिंसक थी वो। अंत में जब सेटल हुई तो उसकी एक सहेली उसके पास रहने आई, तो उसने उस सहेली को दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, और वो दवा कैसे अमेरिका जैसी कंट्री में कैसे प्रोक्योर करती थी, मतलब जबकि दवा तो आज इंडिया में नहीं मिलती है इस तरह की, लेकिन वो अमेरिका जैसी कंट्री में वो दवाइयाँ कहीं न कहीं से क्या तरीके से इकट्ठा करती थी, वो इकट्ठा कर लेती थी। और उस सहेली को उसने इतनी यातनाएं देती थी, अमानवीय यातनाएं, मतलब उसको अपने घर में और बच्चों के सामने वो नग्नावस्था में रखती थी। एक बड़ी ग्रोन अप लेडी जो काफ़ी रोबस्ट और काफ़ी हेल्दी आई थी उसके पास, लेकिन धीरे धीरे उसने उसको कंट्रोल किया और अंत में वो भूख प्यास से मर गई। तो उसने, चूंकि अमेरिका में क्या है कि रूरल एरिया में वो रहते थे, तो वहाँ बहुत कम लोग होते हैं, आबादी बहुत दूर दूर तक होती है और घर लोग आइसोलेटेड रहते हैं, आपस में संपर्क नहीं होता। तो उसने उसके हस्बैंड को उसने प्रेशराइज करके उसको लकड़ियाँ, टायर वायर और पेट्रोल जला के उसको जला दिया, उसकी राख और हड्डियाँ सारी की सारी नदी में बहा दी। फिर उसके जो एक उसके भाई का लड़का, भतीजा, क्योंकि उसके भाई की शायद डेथ हो गई थी, तो भतीजा उसको अपने पास ले आई, उसको भी बहुत टॉर्चर करती थी। तो उसने देख लिया, तो उसने कहा कि मैंने फ़ोटो खींच ली है तुम्हारी पोलराइड कैमरा से और मैं बता दूंगा। तो उन्होंने उसको भी मार दिया, उसको भी वैसे जला के फेंक दी, उसकी भी सब कुछ, कोई एविडेंस नहीं। फिर उसकी कोई और वहाँ कहीं गई तो कोई लड़का उसको मिला, नौजवान लड़का था, उसको अपने घर ले आई, बोली इसकी मुझे सहायता करनी चाहिए, ये बहुत गरीब है, बहुत तकलीफ़ के अंदर है, और उसको ऐसे टॉर्चर करके उसको भी धीरे धीरे वो भी मर गया, उसको भी अपने घर में गाड़ दिया। अपनी तीनों बेटियों को भी बहुत सताती थी, मतलब इनह्यूमन ट्रीटमेंट करती थी, कोड़े बरसाती थी, ठंडी बर्फ़ के अंदर उनको सुला देती थी, उनके कपड़े फाड़ देती थी, उनके कपड़े धोने नहीं देती थी, उनको बाथरूम यूज़ नहीं करने देती थी। तो इतना टॉर्चर था कि अंत में वो लड़कियों ने, अंत में जब थोड़ी बड़ी हुई, वो घर से बाहर जैसे तैसे निकली, तो उन्होंने फिर पुलिस को रिपोर्ट किया। फिर वो सारा केस खुला और उस औरत को और उसके हस्बैंड को जेल में जाना पड़ा। तो वो एक डोमेस्टिक जो हिंसा होती है, घरों के अंदर जो हम हिंसक कार्य जो करते हैं, उसके ऊपर बड़ा वो टेलिंग रियल लाइफ, मतलब ये घटना हुई है, उन लोगों के नाम वाम रिकॉर्ड वगैरह सारे दिए हैं उस लेखक ने। अब होता क्या है कि ये चूँकि अमेरिका गया तो हम कह सकते हैं सब अमेरिका में तो लोग अलग थलग रहते हैं। आज भारत में भी शहरों में तो हम अलग थलग रहने लग गए हैं, गाँव में भी बहुत सारे लोग खेतों में मकान बना के रहने लग गए हैं। तो अकेलापन तो यहाँ भी आ रहा है। तो वही जो टॉर्चर वहाँ होता है वो घरों के अंदर, वो टॉर्चर हम अक्सर देखते रहते हैं। तो उनके कई आयाम हैं। तो पहला तो है, सबसे ज़्यादा जो होता है डोमिनेंट, वो है साइकोलॉजिक, मनोवैज्ञानिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक हिंसा क्या होता है कि एक लेडी है, मान लो, महिलाओं का उदाहरण दे रहा हूँ, पुरुष भी हो सकते हैं उसी जगह, महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं, पुरुष कंपैरेटिवली कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, अच्छी खासी संख्या पुरुषों की भी होती है। अब मान लो उसने को घर में उसके एक मेंबर को, कोई मेंबर को 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए। अब 9 का 9:15 बज जाएगा, तो वो जो सीनियर
पर्सन है या जूनियर पर्सन है या उनके हस्बैंड है, सास हो सकती है, भाई हो सकता है, देवर हो सकता है, वो क्या करेंगे कि उसको दिखा दिखा के वो घड़ी की तरफ देखने लग जाएंगे। तो ये बड़ा एक तरह का टॉर्चर होता है कि भाई 10-15 मिनट प्लस माइनस हो गया तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन सामने वाले पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। उसकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसके हाथ पाँव में कंपन आने लगता है, उसके हार्मोन हैं, वो सिस्टमिक हार्मोन है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं और उसकी बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन होता है। यानी आप अपने घर के एक सदस्य को और सिर्फ अपने व्यवहार से आप चुप होके बैठ जाओगे, आप इधर उधर देखने लग जाओगे, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लग जाओगे कि सामने वाले को ऐसे लगता है जैसे वो खाना बनाने में या नाश्ता देने में 10 मिनट की देरी नहीं हुई है, बल्कि उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तो वो अपराध बोध है, वो साइकोलॉजिकल आपको बड़ा डिस्टर्ब करता है और इसको हम गैस लाइटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। गैस लाइटिंग जैसे अपने कई बार पहले भी बात हुई है, गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि सामने वाले के आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को आप अपने व्यवहार से या अपने कमेंट्स के द्वारा बिल्कुल तहस नहस कर दो। तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे से ये समय पे काम नहीं होता, तुम कुछ नहीं कर सकते, देखो हमने तुम्हारे घर पे इतनी हेल्पर रख रखी है, देखो बाई भी आती है, देखो फलां एक आदमी भी आता है, फिर भी तुमसे घर नहीं संभलता। इस तरह की जो टॉर्चर होता है वो, और बड़ा साधारण तरीके से होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नष्ट करता है और उसके मानसिक जो तनाव उसमें पैदा करते हो छोटी छोटी बातों के लिए, तो फिर उसका शरीर पे आने वाले टाइम में प्रभाव पड़ता है। तो ये है मनोवैज्ञानिक हिंसा और ये घरों में सबसे ज़्यादा है। और एक मेरे पास उदाहरण आते रहते हैं, एक जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ को कहीं जाना है इवनिंग के अंदर, संडे इवनिंग है और वो सारा खाना वाना प्रिपेयर कर दिया और वो सास कहती है कि मुझे भी साथ ले चलो, ससुर कहते हैं मैं तो घर ही रहूँगा। तो जो लेडी है मान लो कहती मम्मी मैं तैयार हो जाती हूँ, खाना वाना सब तैयार किया, पापा कहते हैं आप 2 रोटियां गर्म करके इनको लगा दो। और जब वो बाहर निकलती है पूरी तैयार होके तो पता लगता है कि साहब सास जिन तो कुछ भी नहीं किया। वो तो कहती मेरे तो कंधे में दर्द हो रहा है, मैं तो नहीं रोटी सेक सकती, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब वो बेचारी किचन में जाएगी, वो दोबारा सारा उसका सिस्टम ख़राब होगा, फिर उसकी इवनिंग आपने डिस्ट्रॉय कर दी। समय तो 10-15 मिनट लगा लेकिन आपका मूड बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये सब मनोवैज्ञानिक एक कॉमन से उदाहरण है जिसको आम आदमी समझ सकता है और इसके अलावा इससे रिलेट कर सकता है कि इस तरह का व्यवहार क्या हमारे साथ हो रहा है या कहीं हम ऐसा व्यवहार हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ कर तो नहीं रहे हैं। तो मेरा जो आज की टॉक का मतलब ये ज़्यादा है कि हम अपने पर फोकस करें, दूसरों को दोष देने के बजाय कि कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे हैं जाने या अनजाने में, हमें ज्ञान ही नहीं हो और क्योंकि हमने ऐसा सीखा है, ऐसे होते हमने अपने सीनियर लोगों से देखा है। हो सकता है आज से 15 साल पहले मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन जो जो जानकारी बढ़ती है, जो जो आप अपने व्यक्तित्व का अवलोकन करते हो, उसका पूरा विश्लेषण करते हो, तो आप उसमें सुधार करते हो। तो ऐसा हम में से कोई भी कर सकता है और इसके लिए हमें अपने मन को बिल्कुल खुला रखना पड़ेगा कि हमारे द्वारा हमारे साथ रहने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग, हम जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ के लोग और जिन लोगों से हम संपर्क में रहते हैं उनके साथ हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो उनकी भावनाओं को या उनके व्यक्तित्व को आहत करता हो। तो ये अवेयरनेस हर व्यक्ति में जब होगी ना तब जाके इसका समाधान होगा। ये क्योंकि ये कोई जो मनोवैज्ञानिक जो टॉर्चर होता है ना, उसकी कोई पुलिस में तो सज़ा है नहीं, वो क्राइम की कैटेगरी में आता नहीं, लेकिन उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि वो पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। जी, अक्सर सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं जो हैं वही महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कई बार सहभागिता निभाती है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो इसलिए है कि हम आत्मचिंतन करते ही नहीं ना। हमें जो बचपन में सिखाया जाता है, देखिए धरती पर हर समाज में और ख़ास करके हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें ये कहा कि बच्चों को तो बचपन में आप ठोक ठोक के सही कर सकते हो। तो जो घर में हिंसा है उसके सबसे बड़े शिकार तो छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों को आप बिना बात डांट देते हो, खेल रहा है आप बुरी तरह से डांट देते हो, वो खेल रहा है आप कहते हो खाना खाओ, वो नहीं खाता आप उसको थप्पड़ मार देते हो, आप उसके कान खींच देते हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा बन के चाइल्डहुड ट्रॉमा वो फिर निकलती नहीं है कभी जिंदगी भर, तो वो फिर आगे जाकर दूसरे को टॉर्चर करता है। दूसरा पेरेंट्स होते हैं या जैसे घर में सास बहू है या ससुर है या देवर भाभी हैं, ये आपस में लड़ते हैं। वो आपस में जो लड़ते हैं छोटा बच्चा देखता है, तो छोटा बच्चा फिर
उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो चीज़ जाके बैठ जाती है। तो वो जब ग्रोन अप होता है तो वो वही व्यवहार करता है। तो बेसिकली पूरे एनवायरनमेंट का जो असर है वो इसलिए है कि लोग अपने को एनालाइज करते नहीं। हम अपने आप को सदा सही ही जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई आप कोई कमेंट मत करो, आपके बारे में कुछ कहता है तो आप कमेंट मत करो। आप जब आपको थोड़ा समय मिले आपके पास 2 दिन में 4 दिन में, आप आंख बंद करके सोचिए कि ये बात मेरे बारे में किसी ने कही है तो इसको मैं देखूं कहीं ये सच तो नहीं है, इस बात में कहीं मुझे और सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। और हमें फोकस रहना चाहिए कि इसमें जो बुद्ध ने कहा था अप दीपो भवा, अपने ही जीवन में रोशनी पैदा करो। तो इसमें आपको उस पूरा समाज को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, आप व्यक्तिगत स्तर पे अपने आप को इम्प्रूव करो। तो आप यदि व्यक्तिगत स्तर पे इम्प्रूव करते जाओगे समय के साथ, अपनी गलतियों को चाहे स्वीकार मत करो, अपने अंदर ही स्वीकार कर लो, दूसरों के सामने मत करो, और थोड़ा सा व्यवहार को बदलते रहो, तो फिर उसका इम्पैक्ट आपकी सारी फैमिली पे आएगा। फैमिली में आएगा तो जो आपके संपर्क में निकट रहते हैं 5 परिवारों में और फैलेगा जी। और फिर जैसे हम लोग ये टॉक कर रहे हैं उसमें जो लोग सुनते हैं या इसको फिर बाद में फॉरवर्ड करेंगे या दोबारा सुनेंगे, तो समाज में एक वर्ग विशेष में फर्क आएगा जी। तो उससे उस वर्ग विशेष की ही ज़िंदगी सुधरेगी, सुधरने से इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है, ह्यूमन जो डेवलपमेंट होता है उसमें सदियों लग जाती हैं, तब जाके थोड़ा बहुत कोई इम्प्रूवमेंट होता है। तो लेकिन ये प्रयास जारी रहना चाहिए जी। सर अक्सर ये कहते हुए भी सुना जाता है, कई माँ बाप ऐसे बोलते हैं कि हमें बचपन में पीटा गया, हम पिटे तो तुम भी पिटोगे, हमारे ज़माने में हमारे माँ बाप ऐसा करते थे तो तुम में तो फिर भी बहुत एडवांटेज है। इसके बेसिस पे वो अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, या अक्सर महिलाएं भी कहती हैं कि प्यार करता है इसलिए मारता है, या ये सब जो मेंटालिटी है। देखो प्यार तो मैंने कहा ना, प्यार तो केमिकल लोचा है बेसिकली देखें तो वो तो एक एज रिलेटेड होता है। स्नेह होना चाहिए और स्नेह में पिटाई नहीं है। जब तक आप प्यार करोगे तो नफरत का भी अंश उसमें मौजूद रहेगा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। जिससे आप प्यार करते हो या जिसको लाइक करते हो वहाँ डिसलाइक है, थोड़ा सा उससे हेट भी करते हो, नफरत भी करते हो। इसलिए प्यार के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए, स्नेहिल होना चाहिए, स्नेह रखना चाहिए आपको। और जो स्नेह रखता है वो कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, ये असंभव है। तो आप उसका है। हमारे पेरेंट्स गलती करें तो वो हम करें जरूरी नहीं है। हमारे पेरेंट्स हाथ से पंखा जलते थे, अब आज हम लोग ये थोड़ी कि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करेंगे या एयर कंडीशन का यूज़ नहीं करेंगे। वो समय और सिचुएशन है, और समय के साथ यदि आदमी बदलेगा नहीं और उसके विचार में परिवर्तन नहीं आएगा तो फिर उसने सीखा क्या? पिछले 100 साल के अंदर क्या सीखा? हमने पेरेंट्स की तरह ही चलते रहे, तो वो लकीर के फ़कीर तो हमें होना नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है कि एक होता है सोशल वायलेंस। इसी में जो सोसाइटी पे आपने बात करी, तो सोशल या सामाजिक हिंसा है। अब सामाजिक हिंसा क्यों होने लग गई है कि अब समाज में लोग मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते, आपकी सोशल लाइफ है नहीं। और जो तथाकथित सोशल लाइफ है गांव के अंदर, जैसे समाज की पंचायत है, जाति की पंचायत है, तो उसमें मानवीय दृष्टिकोण तो कम है, और वहाँ जो अपनी चौधरायत और अपने राजनीतिक लाभ के लिए लोग दूसरों की जिंदगी पे हिंसा करते हैं। तुमने इस गोत्र में शादी कर दी, तुम्हें मार डालेंगे। लोग हिंसा करते भी, मारते भी हैं। हैरेसमेंट तो इतना करते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। समाज के ठेकेदार जो खुद ठेकेदार होते हैं, और वो इतना लोगों को टॉर्चर करते हैं। तुमने इस गांव में शादी क्यों कर ली, इस गोत्र में क्यों कर ली, इस जाति से क्यों कर ली। और हिंसा तो फिजिकल वायलेंस भी होता है, लेकिन फिजिकल वायलेंस से कहीं ज़्यादा उनको वो मानसिक तौर पे प्रताड़ित करते हैं। मैंने ऐसे अच्छे लोगों को देखा है कि बहू आ जाती है, जिंदगी भर रहती है घर पे, लेकिन उसको वो दर्जा नहीं देते, क्योंकि वो हमारी जाति की नहीं है, वो हमारे समाज की नहीं है। तो एक तरफ तो हम मानवतावादी दृष्टिकोण की बातें करते रहते हैं, और दूसरी तरफ इतने हम यानी हमारा सोच है वो इतना संकुचित हो जाता है कि एक इंसान जो आपके परिवार के अंदर आया है अपना सब कुछ छोड़ करके, उसको आप पूरी जिंदगी स्वीकार नहीं करते हो उस हद तक जिस तक आप अपने समाज वाले को, चाहे वो आपको प्रताड़ित करता हो अपने समाज वाला, और बाहर के समाज वाला आपको आपकी सब चीज़ों का ख्याल रखता हो, लेकिन आप उसको वो स्थान और वो सम्मान नहीं देते हो। और ऐसा भी देखने में आया कि भेदभाव भी बहुत करते हो कि आप अपनी जो एसेट्स हैं वो उन लोगों को ज़्यादा देते हो जो डायरेक्ट आपके से संबंधित है, उसके आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो बहू हो, चाहे वाइफ हो, चाहे बेटे की पत्नी हो, बहू का मतलब,
या अपनी पत्नी हो, तो आप आर्थिक रूप से उसको कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं करना चाहते, कोई सुरक्षा नहीं देना चाहते, तो वो सब गलत है। जैसे कई बार किसी की ज़िंदगी में कोई व्यक्ति लेट आया किसी भी वजह से, जैसे कोई सेकंड मैरिज में लेट आया उसकी वजह से, या कोई और कारण से लेट आया, शादी बड़ी उम्र में हुई, तो जो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है उसको आप कोई सिक्योरिटी नहीं देते हो, तो वो एक तरह की हिंसा ही है, क्योंकि आप उसको अपने शिकंजे में रखना चाहते हो, उसको इकोनॉमिक्स आप अपने आप में उसको पराधीन रखना चाहते हो। चाहे उसके नाम से आप व्यापार कर सकते हो, लेकिन वो व्यापार का प्रॉफिट आप अपने पास रखना चाहते हो, रुपए पैसे उसको गिन के देना चाहते हो हर महीने की, जैसे मंथली कोई नौकरी कर रहे हो इस तरह से सैलरी के हिसाब से देना चाहते हो। वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उसकी सोशल सिक्योरिटी नहीं दे करके और उसको आप हर समय एक तनाव में रखते हो, तो ये भी एक हिंसा का बड़ा पक्ष है। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप थप्पड़ों से मार पिटाई करो, प्रताड़ित करते हो आप, और मानसिक प्रताड़ना शारीरिक प्रताड़ना से बड़ी होती है। इसलिए समाज के ऊपर भी, और अब क्या है कि समाज में मिलना जुलना कम हो गया है, मिलना जुलना कम होने से आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो उसको आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी जो दोस्ती है, आपका जो अपनत्व है, वो बड़े लिमिटेड लोगों के साथ रह गया। और धीरे धीरे अब तो ऐसा भी हो रहा है कि आप अपने परिवार से भी मोर और लेस डिस्कनेक्टेड से रहते हो। हर आदमी अपने अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हो गया है कि वो दूसरे की, अपने परिवार के लोगों की भी बात है वो सुनता नहीं है। तो सामाजिक जो हिंसा है इसको भी हमें हमारे दिमाग के अंदर हर समय रखना चाहिए। जी, अक्सर महिलाओं पे हो रहे अत्याचारों पे बात होती है, सब पे बात होती है, लेकिन समाज का एक हिस्सा पुरुष भी है, बुजुर्ग भी है। घरेलू हिंसा के शिकार जो पुरुष होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उन पर क्यों नहीं इतनी बात होती? वो ऐसा एक अहंकार है वैसे कि भी पुरुष है वो शक्तिशाली है और वो सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेगा। बचपन में यूजुअली जो बच्चे होते हैं उसमें लड़कों पे ज़्यादा हिंसा होती है। स्कूल में तुम्हें टॉप करना है, खेलों में तुम्हें आगे रहना है, डिबेट में तुम्हें फर्स्ट आना है, तो वो बच्चों में बड़ी हिंसा, बच्चों के ऊपर बड़ी हिंसा होती है। और उससे क्या होता है कि हर बच्चा कोप नहीं कर पाता, और उसका परिणाम क्या होता है कि जो ही, जैसे मान लो 2 या 3 भाई हुए, उनमें आपने कंपटीशन पैदा कर दिया, तो वो एक दूसरे को डिसलाइक करने लग जाते हैं। एक थोड़ा बेटर हो गया, दूसरा इन्फीरियर रह गया, या पेरेंट्स ने कहा देखो ये तो अच्छा है, नहीं छोटे वाला गड़बड़ है, या छोटे वाला तो बहुत समझदार है, बीच वाला ये गड़बड़ है। तो वो बातें तो कैजुअल होती हैं, लेकिन आप रेगुलरली कहते हो तो उससे इमोशनल ट्रॉमा होती है। तो वो जो भावनात्मक जो चोट लगती है उससे आहत होकर वो भाई एक दूसरे से बिल्कुल ही, मतलब एक तरह से नफरत करने लग जाते हैं। और परिवारों में देखें तो सबसे ज़्यादा हिंसा है वो भाइयों के बीच में होती है, और ख़ास करके जो बातचीत की भाषा होती उसमें हिंसा होती है, जो गाली गलौज होता है, एक दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब करना होता है, वो भाइयों के अंदर बहुत मिलेगा। डिफरेंसेस बहुत मिलते हैं, क्लियर कट हम लाइफ कोई उनको प्लान करके देते नहीं है। पेरेंट्स की भी यहाँ गलती है। और अब तो ऐसे होने लग गया है कि जैसे कल परसों अखबार में आया था कि भाई पेरेंट्स ने आत्महत्या कर ली, जबकि 3 बेटे थे उनके, तीनों बाहर रहते थे, मिलने जुलने नहीं आते थे। और अब कारण कोई भी हो, हम अंदर से जानते नहीं, तो मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन वो एक आदमी इस एज में 80 के एज में 75 की एज में आत्महत्या करता है, तो इसका मतलब वो अकेलेपन का शिकार है और उसको ज़िंदगी व्यर्थ नज़र आती है। इट मीन्स ये नहीं कि आज हम एक ही पक्ष को देखें, हमारे क्या जो मर जाता है उसके पीछे पूरी सहानुभूति होती है, जबकि वैज्ञानिक जो मन होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो चीज़ों को एनालाइज करता है। इट मीन्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स ने उन बच्चों के बीच में कोई आपस में कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखी होगी, या उनको बचपन में किसी न किसी तरह से कोई न कोई तरीके से ऐसी कमी रखी होगी कि वो बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पाए। तो जो बच्चे सेल्फ सफिशिएंट हुए वो निकल गए। हालांकि पेरेंट्स का मैं नहीं कहता हूँ, जस्टिफाई नहीं करता हूँ उनके एक्शन को, लेकिन दूसरे एंगल को भी हमें सोचना पड़ेगा। मेरे पास भी कई केसेस आते हैं। एक केस मुझे याद आ रहा है जिसमें फादर बहुत सीरियस हो गए और बच्चे लेकिन ध्यान नहीं दिया, बाप की मृत्यु हो गई। मौत के टाइम में 12 दिन उसके घर पे भाई ऐसे घुल मिल के रहे समाज को दिखाने के लिए। तो वो जो आदमी जिंदा था वो तरस गया कि मेरे बेटे जीते जी प्यार से रहें, जबकि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं उनके बीच में, खाली अहंकार का झगड़ा था। तो वो
पेरेंट्स भी टॉर्चर में रहे, पूरे वो हिंसा का शिकार रहे, और बच्चे भी अब हिंसा का शिकार ही हैं। आपस में जैसे बोलते नहीं भाई, एक दूसरे को रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। तो इस हिंसा का मतलब क्या है? अब मतलब इसलिए हम नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि हम इन पे कोई संवाद नहीं करते, और ये हमें बड़ा ऐसे लगता है कि ज़िंदगी ऐसे चलेगी। ज़िंदगी ऐसे नहीं चलनी चाहिए जी। तो ये इस तरह का एक एंगल होता है। और इसके अलावा क्या होता है, जैसे शारीरिक प्रताड़ना। अब हमारा जो सारा फोकस है ना, वो जो शारीरिक प्रताड़ना है उसी पे रहता है। पुलिस भी उसी में आएगी, घर परिवार के लोग भी सहायता में उसी के लिए आएंगे, अखबारों में या मीडिया में प्रचारित वही होगी, क्योंकि बाकी, जबकि ये तो शारीरिक प्रताड़ना तो एक छोटा सा एंगल है। पूरे जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घरेलू हिंसा है, वो उसका एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि लोग जल्दी से कोई बहुत बुरी तरह से पिटाई करते नहीं हैं। और हल्का अब थप्पड़ मार दिया तो उसका तो कोई एविडेंस भी नहीं मिलता आपको कि थप्पड़ है। हाथ पांव तोड़ना या मर्डर करना, उसको हम हाईलाइट करते हैं। लेकिन पहली बात, अब हाथ टूट गया, किसी की कमर तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दी, कोई मर गया, किसी को मर्डर कर दिया, तो वो तो फिर बात ही ख़त्म होगी। हमारे समाज का और हम जो जागरूक लोग हैं उनका कर्तव्य तो इन घटनाओं को रोकना है। और जो लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, वो इनडायरेक्ट जो टॉर्चर होता है उससे लाइफ ज़्यादा नुकसान में जाती है, और लोगों का करियर ख़राब हो जाता है, वो लोग हिंसक बन जाते हैं, और ऐसे ही लोग बड़े बड़े अपराध भी करते हैं। तो फिजिकल वायलेंस के अगेंस्ट ही सारा कानून बना है। और जो शारीरिक यातना के बिना की जो प्रताड़ना है, वो कानून से ठीक नहीं हो सकती। उसके लिए संवाद चाहिए, उसके लिए बातचीत चाहिए, उसके लिए जागरूकता चाहिए कि ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कहाँ से सहायता लें, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। तो उसमें हमारे अंदर एक स्वार्थ की भावना होनी चाहिए कि मुझे अपने घर की लाइफ बेटर करनी है, मुझे अपनी लाइफ बेटर करनी है। तो जिस दिन आप में ये भावना अच्छी तरह से जग जाएगी कि मुझे अपना जीवन इंप्रूव करना है, बाकी मुझे किसी का कुछ भी नहीं करना, अप दीपो भव, तो उस दिन आप में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। और उसी परिवर्तन की तरफ ले जाने के लिए मैं सोचता हूँ जो हम आज संवाद कर रहे हैं, उस तरह के संवाद होने चाहिए। जी, बहुत ही कमाल की वार्ता चल रही है इस वक्त बॉक्स एफएम पे। अगर आप भी डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 7339990969 पर कॉल कर सकते हैं, या फिर चैट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो अभी के लिए लेते हैं फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। बॉक्स एफएम प्रेजेंट्स प्यार एक केमिकल लोचा है, रिटन बाय डॉक्टर राम अवतार शर्मा। ये प्यार एक केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? हर मौसम ने दौड़ लगाई, तुम बन बैठे प्रेमी भाई, भूल गए इस बात को प्यारे। प्यार एक केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार एक केमिकल लोचा है। ये खेल उम्र का है प्यारे, दिखलाता है दिन में तारे, सपनों में खोते तुम भाई, फिर ना मानो ये सच्चाई, मैंने जो तुमको बतलाई। ये प्यार एक केमिकल लोचा है, ये क्यों नहीं तुमने सोचा है? ये प्यार एक केमिकल लोचा है। कुछ दिन तक चले कुमारी, फिर टूटी दिखती यारी, घर दोस्त बने तो बात अलग, वरना तकरार की बारी। अब भी जागो तुम प्यारे और सुन लो बात हमारी, ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है, प्यार केमिकल लोचा है, लोचा है। ये प्यार केमिकल लोचा है, क्या तुमने ऐसा सोचा है? ये प्यार केमिकल लोचा है। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस खास शो में जिसका नाम है हेल्थ बॉक्स।
और हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा सर स्टूडियो में मौजूद है। बात चल रही है हर तरह के वायलेंस पे, चाहे वो घरेलू हो, मानसिक हो, शारीरिक हो। लेकिन सर, ऐसी कई तरह की हिंसा के अन्य रूप भी हैं जो समाज में अनदेखे रह जाते हैं, उन पर ज़रा चर्चा हो। उसमें एक जो मेरे नज़र में आया है कई लंबे समय से, वो है आर्थिक हिंसा। अब आर्थिक हिंसा में क्या होता है कि जो घर में प्रभावशाली व्यक्ति होता है, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे व्यक्ति खुद हो, उसकी पत्नी हो, और मेनली जो पत्नी यदि जॉब करती है तो पति होता है। पति की इनकम तो पत्नी के कब्ज़े में कम आती है, लेकिन मैंने देखा है कि पत्नी की इनकम तकरीबन सारी उसके पति के कब्ज़े में रहती है। तो महिलाओं में ज़्यादा होता है, ये महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है ऐसा, कि आपको आर्थिक तौर पे स्वतंत्र नहीं बनने दिया जाता है। आपको कोई न कोई झंझट में फंसा दिया जाता है। जैसे आपकी स्थिति नहीं होते ही कोई मकान का लोन है, वो आपके नाम से ले लिया। अब एक बार आपने मकान का लोन ले लिया तो ईएमआई से आप 30-40 साल के लिए फंस गए। तो आपके पास वो क्षमता, आर्थिक क्षमता नहीं आती कि आप अपने, जैसे चाहे पति हों, चाहे पिता हों, चाहे माता हो या भाई बहन हो, उनसे आप बाहर निकल के नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास वो आर्थिक शक्ति है, वो आपकी ख़त्म हो गई। और इसके अलावा घरों में शादियां होती हैं, उसमें कोई न कोई इधर से प्राइवेट लेवल पे आपसे कोई उधार लगा के आपको गारंटर बना दिया जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि आपको सीनियर सिटीजनशिप के लिए तैयार नहीं किया जाता कि आपकी एक पेंशन प्लान हो या आपकी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ओल्ड एज के लिए हो। तो यंग एज में आपको कोई भी उधर जाने नहीं देता कि आप अपना कोई म्यूचुअल फंड में कोई पैसा डालो या कोई पेंशन स्कीम में पैसा डालो। और ये अच्छे लोग इसके चक्कर में आते हैं, अच्छे लोग, और सडनली फिर कोई जॉब लॉस हो जाए या और हो जाए तो आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं होता है। आप बीमार पड़ जाओ तो आपका कोई, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं कि सरकार से कुछ मिल जाएगा आपको। तो आप हर समय भयभीत रहते हो। और ये बहुत लोग एक योजना के तहत करते हैं, और इतना वो प्यार से करते हैं कि आपको कभी नहीं लगेगा कि इसके पीछे एक हिडन एजेंडा था कि आर्थिक रूप से आपको कमज़ोर रखा जाए। और दूसरा, जहाँ तक हस्बैंड होता है, वो बहुत सारे केस में देखा है कि वाइफ के नाम से कुछ भी नहीं छोड़ता है। या जैसे दादा हुआ तो वो अपने पोते के नाम से तो छोड़ जाएगा, लेकिन अपने बेटे की वाइफ जो ज़िंदगी भर उसकी सबसे ज़्यादा सेवा करती है, उसके लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ के जाता। वो कहते ठीक है, पोता पाल लेगा या मेरा बेटा पाल। अरे भैया, तुम्हारी सेवा इसने करी है। वो पाली भी जाएंगी, वो महिला, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन उनको आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलने से उनमें, खास करके जो आधुनिक शहरी जीवन है जहाँ पर रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है, तो उसमें वो सदा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहता है। और वो व्यक्ति जो होता है, वो जो भी महिला होती है, वो एक सामान्य जीवन नहीं जी सकती। उसके मैंने कई केस देखे हैं। वो हर समय नींद नहीं आएगी, हर समय उनकी धड़कन बढ़ी रहती है, वो चीज़ों में दिखावे का पार्टिसिपेट करती हैं। कोई शादी फंक्शन में आपको हंसती भी नज़र आएंगी तो वो हंसी झूठी होगी, मतलब दिल के अंदर से उनमें खुशी नहीं होगी, क्योंकि उनको फॉल बैक कुछ है ही नहीं। उनको पता है कि मैं इनके, जिस दिन मेरे बच्चे के या मेरे हस्बैंड के अगेंस्ट कुछ भी बोलूँगा तो मेरे पास कुछ भी है ही नहीं जिसमें फॉल बैक मैं कर सकूं या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकूं। या आज छोटा मोटा कोई अपना पर्सनल एक्सपेंस भी है तो उसको हाथ फैलाना पड़ता है, और फैलाने के साथ ही पूछा जाता है क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ज़रूरत है अभी। तो ये सब क्या है कि एक तरह की प्रताड़ना ही है कि एक व्यक्ति जो घर में सिर्फ पैसे कमा के लाना ही घर चलाना नहीं होता है। घर चलाना अपने आप में एक बड़ा काम है।
तो जब एक महिला घर को देखभाल कर रही है तो वो तकरीबन उतना ही उसका घर का उसमें उसका रोल होता है जितना आदमी कोई बाहर काम करके या जॉब करके पैसे कमा के लाता है। तो उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन होना चाहिए। और क्योंकि सामाजिक सपोर्ट ज़ीरो है आज के टाइम में और हमारा स्वभाव बदलते हुए हमें पता नहीं चलता, तो हमें खुद को, हमारे अंदर एक भावना होनी चाहिए यदि हम इंसान हैं तो, कि भी मेरी लाइफ से जो लोग कनेक्टेड हैं, वो चाहे आपके ऑफिस का स्टाफ हो, चाहे आपके परिवार के सदस्य हों, जितना आपकी क्षमता है उसके हिसाब से उनको आप आर्थिक स्तर पर स्वतंत्रता प्रदान करने की और आत्मनिर्भरता प्रदान करने की कोशिश करो। चाहे वो कोशिश छोटी हो, आपकी तरफ से निश्चित होना चाहिए और ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। क्योंकि बहुत केस देखें, अच्छे अच्छे लोग जो वेल ऑफ लोग हैं, अंत में उनकी कोई भी वजह से आदमी की, मेल की, या जो जिसके पास फाइनेंसेस उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दूसरा पार्टनर है वो अच्छे अच्छे घरों में जहाँ खूब पैसा है वहाँ भी तकलीफ़ में उनको काफ़ी देखा गया है। काफ़ी उदाहरण हम सुनते भी हैं और थोड़ा वॉच करें सोसाइटी में तो देखते भी हैं। और एक केस देखते हैं तो उसके पीछे 100 अनदेखे केस होते हैं, वो सामने आते नहीं हैं। लोग जैसे तैसे एक जहरीला घूंट पी के रह जाते हैं, तकलीफ़ों का घूंट पी के रह जाते हैं, लेकिन तकलीफ़ें हैं और इसीलिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे वर्क प्लेस आपका घर भी होता है, आपका ऑफिस भी होता है, आपका बिजनेस प्लेस है, सब जगह होते हैं। देखिए, इसका मैं एक बड़ा उदाहरण कल की बात बताऊं। मेरा एक युवा दोस्त है, तो वो मेरे पास कल ऐसे मिलने आया, तो ऐसे बात चली तो उसने कहा कि साहब हमने एक घर पे एक डोमेस्टिक हेल्प रखी, तो उसको मेरी वाइफ ने सब्ज़ी लेने भेजा। अब वो सब्ज़ी गड़बड़ लेके आ गई, तो मेरी वाइफ ने उसको ज़ोर से डांटा। तो डांट तो दिया, फिर हमने बातचीत करी, हमने कहा इसको डांटना नहीं चाहिए। इस बेचारी ने कब सब्ज़ी खरीदी है, ये जिस बैकग्राउंड से आई है वहाँ इसने ज़्यादा आलू खरीदे होंगे, और वो भी सबसे सस्ते और बचे खुचे आलू खरीदे होंगे। इसने कहाँ चॉइस आई। तो उन्होंने डिसाइड किया, हस्बैंड वाइफ ने, कि 10 दिन हम इसके साथ जाएंगे सब्ज़ी खरीदने, इसको सिखाएंगे, इसको 10 दिन ट्रेन करेंगे। तो आपके घर में कोई काम करने वाला आता है, क्या आप उसको ट्रेन करते हो? आप उस पर चिल्लाते हो। आप उस पर चिल्लाओगे तो नेचुरल उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाएगा, प्लस वो ज़िंदगी में कभी सीखेगा भी नहीं। और एक तरह की ये एक आदमी को टॉर्चर करना, हर बात पे चीखना, उसके ऊपर चिल्लाना, ये एक हिंसा ही तो हुई ना, मानसिक हिंसा हुई। ये थप्पड़ मारने से भी बुरा है। ऐसे हम ऑफिसेज़ के अंदर देखते हैं, जो बॉस होता है वो चिल्लाता है। कल 2-3 दिन पहले मेरे पास एक बड़े इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी मेरे पास आई, बहुत डायनेमिक है, और जब मैंने सजेशन दिया कि भाई आप कोई इंडियन कंपनी में काम क्यों नहीं करते, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा यूएसए की कंपनी से वो काम करती हैं, तो वो टाइमिंग मैच नहीं करता। दिन का कब दिन निकलता है कब पता ही नहीं चलता। रात को 2 बजे तक काम करो, फिर सुबह 2 बजे उठो, तो पता ही नहीं चलता। तो उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा था। तो मैंने कहा आप इंडियन कंपनी में काम करो। तो उनका ये कहना था कि साहब इंडियन मालिक जो है वो चिल्लाते हैं, छोटी सी बात पे थोड़ी सी भी गलती कर दो तो जिस डिपार्टमेंट में हम हैं वहाँ तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो वो बर्दाश्त नहीं होता। तो इट मीन्स एक इंसान जो ज़िंदगी जी रहा है वो नहीं जीना चाहता। वो अमेरिकन कंपनी में वो पर्सन काम नहीं करना चाहता, लेकिन उसको करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ इसकी सेंसिटिविटी नहीं है कि आप अपने एम्प्लॉय से कैसे काम लो, क्योंकि हम उसको ट्रेन नहीं करना चाहते। हमारे जैसे हम होटल में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि जो खाना सर्व करे इतना परफेक्ट सर्व करे। अरे भैया, तुम्हें लगे उसको प्यार से समझाओ तो सही। तुम्हारे घर पे कोई काम करने आता है तो उसको नहीं आता तो उसको ट्रेन करो। आप ट्रेन करोगे तो वो व्यक्ति फिर नेचुरली अच्छा ही काम करेगा, और उसको थोड़ा फिर अच्छा काम है उसका रिवार्ड करो। आप रिवार्ड नहीं करते हो, आप हर बात पे चीखते हो। आप घर में आपकी जो हेल्पर आती है, आपके ऑफिस के अंदर आपका स्टाफ है, हर पे चिल्लाते रहते हो, तो वो हिंसा ही है। तो ऑफिस हिंसा जो है ना, वो प्रोडक्टिविटी को कम करती है। और हमारे यहाँ यही कारण है कि सारे बड़े बड़े क्लेम्स के बाद भी इंडिया कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहा है। हमारे युवा लोगों से जैसे बात करेंगे क्या काम करते हो,
साहब पुरानी कारें बेच रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। आपको कोई बिरला ही मिलेगा जो कहेगा मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है या उसकी कोशिश कर रहा हूँ। मिडिल क्लास तो गायब ही होगी इसमें से। कोई बहुत पैसे वालों के बच्चे भले करो, मिडिल क्लास में तो कोई लाखों में से एक ऐसा एफर्ट करता है। बाकी ज़्यादातर सर्विस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूँगा, मैं कार बेच लूँगा, मैं रेंटल का काम कर रहा हूँ। ये प्रोडक्टिव काम नहीं है, ये पेट भरने के काम है। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, इनोवेशन की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कन्फ्लिक्ट है हर समय। हमें प्रॉपरली कोई ट्रेन नहीं करता है। जहाँ भी हम काम सीखने जाते हैं वहाँ लोग चीखते चिल्लाते और डांटते हैं और अपने आप को सुपीरियर समझते सुपीरियर बताते हैं। सुपीरियर वही समझेगा जो अनाड़ी होगा। जी। अनाड़ी आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है, क्यों? ज्ञानी तो कहता है कि ज्ञान की तो प्यास अनंत है, अनंत है। तो इसलिए वो तो अपने आप को कभी सुपीरियर मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो सीखता है। लर्निंग की प्रोसेस है। और जब आप में लर्निंग आती है तो आप में हिंसा कम होती है, फिर आप चीज़ों को एनालाइज करते हो। तो इसका इम्पैक्ट पूरे नेशन पे पड़ता है, हमारे व्यवहार का, और हम किस तरह से लोगों से डील करते हैं। तो चीज़ों को एनालाइज कीजिए, आपके आसपास के लोगों को ट्रेन कीजिए और सीखिए, चिल्लाइए मत। लॉजिकली समझाने की कोशिश करो, और फिर भी लगता है कि सामने वाला नहीं समझे तो आप उसका रिप्लेसमेंट ढूंढिए। उस आदमी को आप इंसल्ट क्यों करते हो? आपको लगे ये मेरे लिए नहीं है, इसका मेरा कोई अलाइनमेंट नहीं बैठेगा, तो गो फॉर ए रिप्लेसमेंट। तो इस तरह से ये जो हर प्लेस पे हमारे यहाँ वायलेंस है, आप सड़कों पे जाइए, आप घरों में जाइए, घर में 3-4 लोग होते हैं, आजकल छोटी छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, बाप बेटे में नहीं बनती, भाई भाइयों में नहीं बनती, और ये इतने वाइड स्केल पे हो गया है कि आप जहाँ भी बैठोगे तो कोई न कोई बात आ ही जाएगी। सास बहू में तो मतलब पता नहीं क्यों नहीं बनती। अरे तुम 2 लोग तो घर में हो, आदमी लोग बाहर चले जाते हैं, तुम 2 लोग प्यार से नहीं रह सकते, कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। मेंटल टॉर्चर इस एक्सटेंट तक है कि ये हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितने जीवन को ये हमारा व्यवहार है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। सास बहू का क्या अधिकार है एक दूसरे के ऊपर? एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, इसके अलावा आपका कोई अधिकार नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। आप दोनों अलग अलग इंसानों की पत्नियां हो, आप एक दूसरे की इज्जत करो, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करो कन्फ्लिक्ट की बजाय। लेकिन मैक्सिमम जो हिंसा होती है उसकी शुरुआत घरों से ही होती है, क्योंकि एक इंसान खुद को डोमिनेंट पोजीशन पे समझने लग जाता है कहीं ना कहीं। नहीं तो डोमिनेंस किस बात का भाई? डोमिनेंस किस चीज़ का डोमिनेंस? आप क्या डोमिनेट, किस चीज़ को मतलब डोमिनेट करना चाहते हो? कुछ है नहीं वहाँ डोमिनेट करने को। 2 लोग हैं जी, तो 2 लोगों में क्या सुपीरियर और क्या इन्फीरियर, और एक ही फैमिली के मेंबर हो। तो ये होता क्या है कि हम इस पर बात नहीं करते। हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम आ गई है, अब तो सारी दुनिया में आ गई है। पहले तो यूरोप वगैरह के अंदर और अमेरिका वगैरह में सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने सोशल साइंटिस्ट को भी एम्प्लॉय किया था, वहाँ पे सोशल पुलिसिंग भी होती थी, और वहाँ पर जो सोशल वर्कर भी आज भी हैं, लेकिन वो उतना भी प्रभाव कम होता जा रहा है वहाँ भी। ये नए जैसे गवर्नमेंट्स आती जा रही हैं, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स, तो सोशल वर्कर का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। अब हमारे यहाँ तो इस बारे में कोई बात ही नहीं होती है। और जहाँ तक नॉर्मल पुलिस का सवाल है तो वो तो फिजिकल वायलेंस में थोड़ा बहुत हेल्प कर सकती है। दूसरा, इतना ओवरबर्डन है वो, और दूसरा सोसाइटी के अंदर दूसरे मामले इतने डोमिनेंट हो गए हैं, जो नॉनसेंसिकल काम हैं, जैसे पॉलिटिकल रैलीज हैं, रिलीजियस रैलीज हैं, शादियां हैं। अब कोई वीआईपी की शादी होती है, वहाँ पे 10-10, 20-20 पुलिस वाले लगे रहते हैं। कोई नेता आ रहा है, उसके पीछे आपकी सारी पुलिस की पूरा डिपार्टमेंट लगा रहता है, तो फिर क्राइम सॉल्विंग ही नहीं हो पाता। मर्डर जैसे कि चीज़ों पे भी एक्शन नहीं होता, तो डोमेस्टिक और वर्क प्लेस में जो इमोशनल जो टॉर्चर है या वायलेंस है, उसके ऊपर तो कोई सोचेंगे नहीं। ये तो सोसाइटी को सोचना है। ये सरकार का सोचने से आप सोचते रहोगे तो फिर कुछ भी इसका हल नहीं निकलेगा। ये तो समाज को जागरूकता पैदा करनी है, समाज में इस पे बड़े स्तर पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब के जीवन को प्रभावित करता है। जी, जैसा आपने कहा कि कई देशों में सोशल सिक्योरिटी कंसर्न्स है, अथॉरिटीज़ हैं, क्या भारत में भी कोई ऐसे प्रभावी संस्थान है जो कोई कानूनी प्रावधान जो इन सबको मॉनिटर करते हो? कानूनी तो कहीं नज़र तो नहीं आता, कागज़ों में होगा तो मैं नहीं जानता हूँ। और
जहाँ तक सामाजिक संस्थान कई साल पहले कुछ लोगों ने प्रयास किया, लेकिन इस समय जैसे मान लो हम जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर की बात करें तो जयपुर में ऐसा कोई भी बहुत जो एक्टिव कोई ऐसी सर्विस हो जो सक्रियता के साथ यहाँ काम करता हो, और कि भाई वो डोमेस्टिक वायलेंस में या वर्क प्लेस वायलेंस के ऊपर लोगों की सहायता वाला कोई नंबर हो, टोल नंबर हो, ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आता है देखने के अंदर, तो कोई इफ़ेक्टिव है भी नहीं जी। क्योंकि हम लोगों ने इस हिंसा को पता नहीं क्यों स्वीकार कर लिया है। तो वो एक बड़ा इश्यू होता है। जी। और दूसरा क्या होता है कि हम सहायता मांगते भी नहीं हैं, एक बहुत बड़ी बात है। ज़्यादातर जो पीड़ित लोग हैं वो सहायता मांगते भी नहीं। बदनामी का डर कहीं ना कहीं उनके अंदर नहीं, बदनामी काउंसलिंग का हमारे कंसेप्ट नहीं है। हम काउंसलिंग को मानसिक रोग से मानते हैं, मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं मानते भी। किसी काउंसलर के पास जा रहे हो, अच्छा इसका मतलब आपके कोई मानसिक कोई गड़बड़ हो गई क्या, आप में थोड़ा पागलपन हो गया क्या, इस तरह से हमारे मतलब नॉनसेंसिकल जो थॉट्स हैं ना वो हमारी सोसाइटी में डोमिनेंट हो गई। काउंसलिंग का मतलब बातचीत करना है, और बातचीत का मतलब ये नहीं कि काउंसलर कोई आपसे ज्ञानी है, वो आपकी बात सुनता है, और आपकी बात कोई सुनता है तो आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन उस बात में से नज़र भी आ सकता है, आप उसमें से निकलने का प्रयास कर सकते हो, कम से कम एक हिम्मत तो जुटा पाते हो। तो एक तो हमारे यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। दूसरा क्या होता है कि काउंसलिंग कोई ये तो है नहीं कि नींद की दवा दे दी आप चीज़ को भूल गए, या कोई ऐसा है नहीं कि कोई शराब पिला दी आप नशे के अंदर हो गए। काउंसलिंग इज ए स्लो प्रोसेस। आपको 10 सेशन भी लेने पड़ सकते हैं, 20 सेशन भी ले सकते हैं, आपको उसमें रिजल्ट मिल भी सकता है, रिजल्ट नहीं भी मिल सकता। तो वो मैच्योरिटी समाज के अंदर आए कि भाई ठीक है, प्रयास करेंगे हम कि इस स्थिति से हम निकल पाते हैं कि नहीं निकल पाते, तभी ये संभव है। मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है कि 70 से 80% लोग तकलीफ़ में से काफ़ी हद तक बाहर निकल सकते हैं यदि सही तरीके से वो अपनी अभिव्यक्ति दें, उनके अपनी चीज़ को शेयर करें, और सामने वाला एक मैच्योर यदि काउंसलर हो तो आपको 70 से 80% लोग इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। उनको ऑल्टरनेट थॉट प्रोसेस उनके मन में डेवलप हो सकती है जी। लेकिन उसके लिए तो प्रयास तो सबसे पहले तो जो पीड़ित है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ क्या समस्या आती है, मान लो वाइफ है वो पीड़ित है, या मदर इन लॉ वो पीड़ित है, तो वो आगे बढ़ के राय लेती नहीं है। बच्चा पीड़ित है, बच्चा कैसे आएगा? और बच्चों के अगेंस्ट जो घरों में हिंसा है वो बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड है, अंडर रिपोर्टेड है। बच्चों के साथ बहुत हिंसा होती है हमारे यहाँ। बच्चे को हर बात पे डांटा जाता है, हर बात पे उसकी पिटाई भी होती है, उसके कान खींचे जाते हैं, उनको खेलने के टाइम में आप पढ़ने पे ज़बरदस्ती लगाते हो, आप बहुत सारे काम करते हो, बच्चा नहीं करना चाहता वो आप उससे करवाते हो। ग्रोइंग एज के अंदर हम बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं, बहुत छोटे से 3-3, 4-4 साल के बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। ये मेरी समझ में एक हिंसा है। बच्चे को 5 साल से पहले स्कूल नहीं भेजना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ, आपका बच्चा पीछे नहीं रहेगा, ये समझ आपको आनी चाहिए। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन है वो 5 साल तक तो ग्रोइंग फेज में है, उसको नेचुरल वे में उसको एक्सपांशन उसका होने दो, उसको विकसित होने दो। 5 साल के बाद में आप उसको स्कूल भेजो तो वो कंपनसेट कर लेगा। उससे पहले बच्चा जा रहा है वो सीख नहीं रहा है, उल्टा उसके ब्रेन की ग्रोथ है वो आप कम कर रहे हो। लेकिन अब व्यापारिक कारण हो गए, लोग चाहे बच्चा एक हो उसको समय नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देना चाहते समझ में नहीं आती, और समय देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कैसे बिहेव करेगा, किस समय खाना खाएगा, कब उठेगा, कब सोएगा, तो आप उसके मास्टर बन जाते हो। उसके पेरेंटिंग नहीं है वो मालिकाना हक है, आपको व्यक्ति को आप वस्तु में बदल रहे हो। तो उन सब का फिर पूरी सोसाइटी पे धीरे धीरे प्रभाव आता है, और उसका जो घर में हिंसा है वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाता है। और हिंसा बाहर कितनी है देखिए, उस घर की तो हिंसा बाहर आ रही है ना। आप रोड के ऊपर देखिए, आप कहीं चाय पीने जाओ, कहीं ऑफिस के अंदर जाओ, आप बैंक में जाओ तो वो आदमी आपके अंदर ऐसे उछल के आता है। आप गवर्नमेंट के दफ्तर में जाओ कैसे बिहेव करते हैं, आपको पुलिस का सिपाही है वो थोड़ी सी आपकी गलती है तो वो मार पीटने को, गाली गलौज को तैयार हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये हमारे जो घर में हो रहा है वो चीज़ बाहर रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर इस समय घरेलू हिंसा से जूझ रहा कोई महिला या पुरुष आपको सुन रहा हो तो आप उन्हें क्या संदेश देंगे? इसके 2-3 चीज़ होती हैं।
जैसे महिला पुरुष के मैं पहले तो जो संबंध होते हैं उन पे बताना चाहूँगा। एक चीज़ होती है लव बॉम्बिंग। आजकल ये टर्म काफी ट्रेंडिंग है। हाँ, तो लव बॉम्बिंग क्या होता है कि खास करके जो वर्किंग वुमेन हैं उनके ऊपर मैं खास करके कहना चाहूँगा, या आजकल शहरों में नॉन वर्किंग पे भी लागू हो गया और पुरुषों पे भी लागू है ये, लेकिन इसमें 90-10 है। 90% फीमेल अफेक्टेड होती हैं, 10% मेल भी अफेक्टेड होते हैं। आगे वाला आपको तरह तरह की गिफ्ट देगा, ल्योर करेगा, बड़े बड़े वादे करेगा, और जैसे कोई वैलेंटाइन पे आया तो इस दिन ये गिफ्ट भेजना, उस दिन वो भेजना। एक तरह के लव का बम्बार्डमेंट होता है ऊपर आपके, और आप बिल्कुल प्रैक्टिकली अंधे से हो जाते हो, और जो कहते हैं ना ब्लाइंड लव के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो, और उस व्यक्ति का जो असली स्वभाव है उसको आप पकड़ नहीं पाते। और जिस दिन वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है तो फिर वो आपकी जिस तरह से लाइफ को तबाह करता है, तो आप उसका रियल आपका चेहरा उसका रियल चेहरा आपके सामने आता है, और तब आप इतने सदमे में आते हो और इतना ट्रैप हो चुके होते हो कि उससे निकलना पॉसिबल नहीं है। और कई बार आप निकल भी जाओ, मान लो किसी की शादी हो गई, आपने डिवोर्स कर दिया, तो उसके बाद में भी वो इंसान आपको नुकसान पहुंचाता रहता है किसी न किसी तरह से, क्योंकि वो ऑब्सेसिव हो जाता है। वो बिल्कुल वो उसमें एक तरह का ऐसा यानी बदला लेने की ऐसी फीलिंग आती है कि वो आपको चैन से जीने नहीं देता। जैसे यूरोप वगैरह में तो उसको रेस्ट्रिक्शन लगते हैं कि इस पर्सन के आप 400 मीटर की दूरी तक नहीं आ सकते। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कानून भी नहीं है। और दूसरा क्या है कि डिजिटल आपका पीछा करना, डिजिटल स्टॉकिंग कहते हैं उसको। तो वैसे भी जैसे कई लोग पुराने टाइम होते थे ना कि वो हर समय उसका पीछा करते रहना और उसको डिस्टर्ब करना, ऑफिस में आ जाना, ऑफिस में हल्ला करना, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करना। आजकल डिजिटल स्टॉकिंग है, लोग क्या क्या लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं तो आप टोटली रुइन हो जाते हो। आपके बारे में क्या क्या लिख देते हैं, खुद ही चोट खा के कहते हैं मेरी बीवी ने मारा, या बीवी कहते देखो मेरे हस्बैंड ने मारा। आजकल बहुत अब्यूजिव, फिजिकल अब्यूज। हाँ, फिजिकल अब्यूज की फ़ोटो डाल देते हैं आपके नाम के साथ, रेपुटेशन ख़राब हो। इसमें दोनों ही जिम्मेदार हैं। तो ये लव बॉम्बिंग का एक इफ़ेक्ट है। तो इसमें आपको बिल्कुल गार्डेड रहना होता है कि इंसान को जानो पहले, फिर उससे कोई उपहार है वो स्वीकार करो। हम अनफॉर्चुनेटली इतने अकेले होते हैं कि ज़रा सा कोई प्यार दिखाए तो हाँ, पिघल जाते हैं और सोचते हैं कि पता नहीं बस यही सब कुछ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इस बारे में भी ये भी एक तरह की हिंसा है और बड़ा हिस्सा है इसका हिंसा के अंदर। इससे बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं, जो लव रिलेटेड क्राइम होते हैं और या आपका सुसाइड्स होती हैं, उसमें इस सब का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसके बारे में हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। जी जी। तो इसके अलावा और कोई ऐसा विषय जिस पे हम चूक रहे हों इसमें बात करने से? वो ये है कि इससे निकला कैसे जाए। अपन ने प्रॉब्लम को डिस्कस तो कर लिया, ये प्रॉब्लम है। हाँ। अब हमें सॉल्यूशन इस पे निकालना होगा। अब सॉल्यूशन क्या होता है कि मान लो एक इंसान है, एक घर में है, मान लो इमेजिन करो एक बच्चा है और उसको उसका कोई पेरेंट टॉर्चर कर रहा है, या वाइफ को हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, या हस्बैंड को वाइफ टॉर्चर कर रही है, सास बहू में दोनों एक दूसरे में कोई टॉर्चर कर रहा है। अब हम लोग क्या काउंसलिंग किसकी करते हैं? विक्टिम की करते हैं। जो प्रताड़ित होता है ना, उसको कहते हैं तू जाके राय ले, इसमें से बाहर कैसे निकले तू, तो कैसे इसको सहने की शक्ति कैसे विकसित करे। अब मेरा मानना है कि इसमें सबसे ज़्यादा वर्क होना चाहिए प्रताड़ना देने वाले व्यक्ति से, क्योंकि इसमें फिजिकल हिंसा नहीं होती। फिजिकल हिंसा होगी वहाँ तो कानून भी आपके साथ है, पुलिस भी आपके साथ है, घर परिवार के 10 लोग भी आपके साथ आके खड़े हो सकते हैं, कोई आपके दोस्त भी आके हेल्प को कर सकते हैं। ये फिजिकल वायलेंस नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ पर इमोशनल, फाइनेंशियल हैं, एब्यूजिव बिहेवियर और साइकोलॉजिकल टॉर्चर वो होते हैं, तो उसमें तो आपको कोई दूसरा हेल्प नहीं कर सकता।
और इसमें ज़्यादातर मेरे पास जो भी केस आए हैं मान लो, वो कौन से आते हैं, सफरर के आते हैं, जो पीड़ित होता है ना वो आते हैं। अब पीड़ित को आपको ऐसे बर्दाश्त करो, ऐसे बर्दाश्त करो, लेकिन वो प्रताड़ना देने वाला तो वहीं मौजूद है ना, और उसको सहना कोई आसान काम नहीं होता। यहाँ सबसे ज़्यादा कोई ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, चाहे वो सोशल वर्कर्स के थ्रू कोई ऐसी हम बनाएं कि वो जो प्रताड़ना दे रहा है उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए पहले, क्योंकि यदि वो सुधर जाएगा तो चीज़ें अपने आप ही सुधर गई। अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई वर्क नहीं करता है। तो मैं आज की टॉक में ये कहना चाहता हूँ कि आप में से पीड़ित भी हो सकते हैं और आप में से प्रताड़ित करने वाले भी हो सकते हैं। हमें ये देखना चाहिए कि मैं किसी को प्रताड़ित तो नहीं कर रहा हूँ, और मुझे अपने घर के, अपने परिवार की, अपने समाज की, और मैं अपने वर्क प्लेस पे मुझे एक अच्छा माहौल चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। तो कहीं मेरी वजह से तो गड़बड़ नहीं हो रही है। तो यदि आपको लगे, ईमानदारी से आप देखोगे तो आपको लगेगा कुछ न कुछ मेरे अंदर भी गड़बड़ तो है, तो उस गड़बड़ को आप ठीक कीजिए। तो फोकस मेरा तो ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले पे, जो वायलेंस करता है उसको सुधारने की ज़्यादा आवश्यकता है। जिस पे वायलेंस होता है, यदि उस पे वायलेंस होना बंद हो गया तो वो तो अपने आप ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा जी। और हम सारी की सारी सहानुभूति वगैरह सब उसी को देते हैं। दूसरे को हम गाली गलौज तो दे सकते हैं, लेकिन गाली गलौज से तो वो और वायलेंट होगा। उसकी व्यक्तित्व को समझना होगा, उसके भी कोई न कोई ट्रॉमा रही होगी बचपन में, यूथ के अंदर, उसके साथ कुछ ज़रूर ऐसे घटा होगा जिसको वो कहीं न कहीं बाहर निकाल रहा है। हम ट्रांसफ़र करते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका भी अच्छी तरह से यदि उसकी एनालिसिस हो उसके व्यक्तित्व की, तो वो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, रादर क्यूरेटिव हो सकती है जी। और दूसरा देखिए, सरकारी तौर पर सामाजिक जो कार्यकर्ताएं हैं, सोशल वर्कर्स, और एक सोशल पुलिसिंग, एक अलग पुलिस हो जिसमें जिसको इस तरह की पुलिस नहीं हो, वर्दीधारी पुलिस नहीं हो, वो नॉर्मल हो लेकिन उसमें पावर पुलिस के हों, और सोशल काउंसलर्स, वो अब समय आ गया कि हमारे देश में वो विकसित होना चाहिए। वो विज्ञान का वो एक पक्ष है वो, क्योंकि हमारे शहरीकरण बहुत तेज़ी से हुआ है। गांव के अंदर भी इन्फॉर्मेशन का, नई चीज़ों का फ्लड आ गया है। गांव का आदमी, हर आदमी शहर में आता है, वो देखता है चीज़ों को, तो गांव में भी विस्फोटक स्थिति है। प्लस मैं जैसे अपने एरिया में जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि जो अब घर में बच्चों की यहाँ लड़कियाँ कम हैं, तो बहू कहाँ से आ रही है, उनके बेटे की वाइफ है वो, कोई आसाम से आ रही है, कोई उड़ीसा से आ रही है, कोई यूपी से आ रही है, कोई बिहार से है, कोई केरला से है। अब उनके साथ प्रताड़ना होती है और उनके टॉर्चर बहुत होते हैं, क्योंकि उनके तो कल्चरल शॉक भी होता है, लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन ज़ीरो होता है, और उनकी हंसी मजाक, उनको इनडायरेक्ट जो इमोशनल टॉर्चर वो लड़कियां जिस तरह से उसमें से गुजरती हैं, तो वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल घर परिवार से कट ऑफ गरीब घरों की होती हैं, वो बड़ा इनह्यूमन सा उनके साथ बिहेवियर कई जगह किया जाता है, फिजिकल वायलेंस भी उनके साथ होता है। तो ऐसे में यदि हम चीज़ों ऑल्टरनेट नहीं सोचेंगे तो इट मीन्स हम निहायत दर्जे के स्वार्थी लोग हैं, और स्वार्थी लोगों का झुंड है, वो कभी भी धरती पे कोई सकारात्मक कार्य आज तक कर नहीं पाए। इतिहास इस बात का गवाह है। तो हमें हमारी सेंसिबिलिटीज़ और हमारे जो ह्यूमन एंगल हैं, उनको यदि हम डेवलप नहीं करेंगे तो हम कष्ट में जिएंगे, और हम जो अखबारों की सुर्खियों के अंदर जो पारिवारिक हिंसा है, मर्डर है, गले काटना है, भाई को भाई मारना है, माँ बाप को मारना है, हस्बैंड वाइफ के अंदर है, कोई सीमेंट में जैसे चुन देते हैं, हम सब सुनते हैं, 2-3 महीने बाद में सब भूल जाते हैं। कई लोग उसका हंसी मजाक भी बनाने लग जाते हैं, लेकिन वो इंडिकेट क्या करता है, हंसी मजाक क्या इंडिकेट करती है कि हम बिल्कुल ही संवेदनाहीन समाज की तरफ विकसित हो रहे हैं, और ये बड़े कष्ट की बात है। और इसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। वो ठीक है, बीवी तो मारती रहती है आदमी को, पहले आदमी बहुत मारता था, बीवी मारने लगी। तो हम संवेदनाहीन समाज की तरफ विकसित होते जा रहे हैं। तो इस पे रोक लगनी चाहिए और इस पे काफ़ी विस्तृत वार्ताएं होनी चाहिए। जी।
पर आज की वार्ता के लिए तो हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी थी सर। अगले शनिवार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका और आप सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें सुना। धन्यवाद।